नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद को SC/ST संगठनों के अलावा कांग्रेस, BSP, RJD और JMM जैसी कई पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपने एक फैसले में कहा था कि SC/ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ न देने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि 1 हफ्ते बाद ही मोदी कैबिनेट की बैठक में इस सुझाव को खारिज कर दिया गया। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद का आह्वान करने वालों को स्वार्थी बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका छोटा भाई प्रगति करे। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पड़ता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और आपको बताएं, क्रीमी लेयर का जो सुझाव था सुप्रीम कोर्ट का, इसको मोदी सरकार ने नकार दिया था। कैबिनेट की बैठक में बाकायदा इस पर चर्चा हुई थी। इसमें कहा गया था कि क्रीमी लेयर का सुझाव नहीं माना जाएगा। 9 अगस्त को ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें विस्तार के साथ चर्चा की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि SC/ST आरक्षण की व्यवस्था पहले की ही तरह चलती रहेगी। कैबिनेट में यह भी कहा गया कि संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ये भी बात दोहराई गई थी कि NDA सरकार संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके बारे में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी। आइए सुन लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसी मुद्दे पर और आज जो भारत बंद बुलाया गया, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही अशोक भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक भारती जी, आपका भी स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। आज जो ये भारत बंद बुलाया गया, जबकि कैबिनेट ये कह चुकी है कि इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान का जो सुझाव था सुप्रीम कोर्ट का, ये नहीं माना जाएगा, इसके बावजूद भारत बंद बुलाना, इसके पीछे आप क्या जस्टिफिकेशन देखते हैं? देखिए अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो ये है कि सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें उसने क्या चीज मानी और क्या चीज नहीं मानी। उन्होंने केवल ये कहा है, जो मैं अभी वैष्णव साहब का बयान सुन रहा था, कि हम क्रीमी लेयर SC/ST के बारे में लागू नहीं करेंगे। बाकी जो 10-50 बातें उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कही गई हैं, उसके बारे में सरकार ने पूरी तरह से खामोशी रखी है। आपको, अगर आपने, आई एम श्योर कि आपने भी पढ़ा होगा और त्रिपाठी जी ने भी पढ़ा होगा, उसमें ये भी कहा गया है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। एक तरह से ये भी कहा है कि रिव्यू होना चाहिए आरक्षण का, तो ये भी उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो है थोड़ा सा काफी परेशान करने वाला लाइक है। और हमारा मानना ये है कि ये सरकार बेईमानी से काम ले रही है।
ये सरकार साफ साफ तथ्यों को रख नहीं रही है। जैसे तथ्य उन्होंने ये तथ्य नहीं रखा है उन्होंने कि किस जाति को कितना हिस्सा आज तक दिया गया है। वो बताएं कि भारतीय समाज में जो 3-4 हजार जातियां हैं, उनमें से कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनको उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, जिनकी हिस्सेदारी है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि अनुसूचित जातियों की जो 1195 जातियां हैं, उनमें किस जाति को किस जॉब में कितनी कितनी हिस्सेदारी है? क्या सरकार के पास ये आंकड़ा है कि गैर आरक्षित वर्गों में जो अनेक जातियां हैं, उनमें किस जाति का कितनी हिस्सेदारी है? तो मैं समझता हूं कि जब तक सरकार ये आंकड़े नहीं रखती, और ये बात ध्यान रखने की बात है कि सरकार ने बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कभी भी ये आंकड़े सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में पेश नहीं किए जी। सर्वोच्च न्यायालय बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के फैसले दे रहा है, और उसका जो कुप्रभाव है, उसके दुष्प्रभाव जो है, वो जो इंपैक्ट कर रहे हैं, वो दलितों को इंपैक्ट कर रहे हैं जी। जब दलितों के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है उसका, तो दलित निश्चित तौर पर परेशान है, एग्रीव्ड है, गुस्सा है, और इसलिए वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार पहले आंकड़े रखे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक, मैं अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण का सारा आंकड़ा आज तक उसने पूरा आंकड़ा नहीं किया, आज तक पूरा बैकलॉग भरा नहीं। जब सीटें खाली हैं तो ये गुत्थम गुत्था क्यों करवाना चाहती है सरकार? जो खाली सीटें आप दे दीजिए उनको, क्या कोई आपको रोक रहा है? तो अशोक जी, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। जो बात अशोक जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी की बात तो आखिरकार आकर इसी बात पर रुक जाती है कि आंकड़े क्या हैं। अगर अन्याय हो रहा है, जिस तरह की बात की जा रही है, अगर ये फैसला आया भी है कि वर्गीकरण करना है, तो जब तक आंकड़े नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि वाकई आरक्षण का लाभ क्या वाकई कुछ लोगों को मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है, तब तक ये बात कहना और इसके आधार पर कोई भी नीति बनाना ये जायज़ नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि जिसके चलते आज ये पूरे देश में भारत बंद किया गया है। तो मन में लोगों की अभी भी आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। एक बात मुझे अशोक भारती जी की आज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा खाली सीटें हैं तो आप उनको दे दीजिए। ये इनको उनको क्या हो गया, ये मैं समझ नहीं पाया कि अशोक भारती जी जो लंबे समय से दलित चिंतक के तौर पर दिखते हैं, वो आज कह रहे हैं कि इनको उनको दे दीजिए। उनको मतलब कौन? मतलब क्या जो लोग आज 2, 4, 5 बड़ी जातियां हैं अनुसूचित जातियों में, बड़ी जाति मतलब जिनको हिस्सा मिला, जिनकी संख्या बढ़ी, उनके अलावा सब उनको हो गए। मुझे लगता है ये अस वर्सेस देम वाला जो मसला है, यानी मैं या तुम, उससे बाहर निकलना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि आप जब तक आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? उसका तरीका तो यही होगा ना। मंडल का विरोध ठाकुर ब्राह्मण करते थे, कोई छिपी बात तो है नहीं। वो भी इसी तरह बात करते, जैसे आज अशोक भारती जी कर रहे हैं या दूसरे नेता कर रहे हैं, ऐसे ही वो लोग भी करते थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? सबको देना पड़ा। और इसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया तो छोड़िए, पिछड़ों को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही होगा। राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुझाव दिया कि आपको लगता है कि आपके राज्य में ये जातियां, और ये एक भ्रम की अवस्था होती है जब कोई कहता है कि आंकड़ा हमें दीजिए। सारे राज्य और सारे केंद्र की योजनाएं जो अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में है वो बड़ी स्पष्ट है। जो उनकी इकोनॉमिक सेंसस होता है, जो उनका शैक्षिक जो गणना होती है, जो किसी योजना जिसको हम सरकारी योजना कहते हैं, भाई जो बेनिफिट मिल रहा है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, उसको कैसे देते हैं, वो बाकायदा उसी आधार पर देते हैं। और अगर उनको लगता है तो जो नीचे खड़े लोग हैं उनको भी दे देंगे। बस इतनी सी बात है। और शायद यही वजह है कि जिस SC ST के नाम पर भारत बंद दिखना चाहिए था, वो छिटपुट जगहों पर होकर रह गया। कहीं कहीं लोग बैनर लेकर फोटो खिंचाए और 30 मिनट के बाद वहां से गायब हो गए। और तो और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और यहां तक कि मायावती, जो इसकी सबसे बड़ी नेता दिख रही थी ट्विटर पर, कोई सड़क पर नहीं उतरा, कोई भी नहीं उतरा। अगर एक भी आपके पास सुबह से कोई वीडियो आया हो अखिलेश जी, तो इस वीडियो में दिखाइए इस शो के दौरान, क्योंकि ये जो लोग दिख रहे हैं इनको तो लग रहा है हमारी थोड़ी राजनीति दुरुस्त हो जाएगी और इससे ब्राह्मण ठाकुर बनिया और उसके अलावा OBC किसी का कोई मतलब नहीं। बहुत शानदार निर्णय है। हमें सबको जो नीचे है उनको ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर वालों को नीचे धकेल के देश आगे नहीं जा सकता। अशोक जी, आप जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बात ये हो रही है कि जब क्रीमी लेयर का मुद्दा है, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। अशोक जी, जब बात आई थी कि क्रीमी लेयर का मुद्दा जब आया था, तब ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि SC ST वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है
उसके पीछे अनटचेबिलिटी है, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़ापन ये कहीं मैटर नहीं करता है। और यही कारण था कि क्रीमी लेयर की जो बात आई थी उसको सरकार ने भी खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है उसमें कहीं भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई है, सरकार उसी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं अशोक जी, कि जो छूट गए हैं या जिनको लाभ नहीं मिला है, क्या ये समय नहीं आ गया कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनको दिया जाए? तो इसलिए फिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं अखिलेश जी। एक बात तो जो मैं बार बार हम लोग कह रहे हैं, सरकार बताए ना कौन छूट गए और क्यों छूट गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर मान लीजिए कोई जाति छूट गई है अनुसूचित जाति में, तो कौन जवाब दे? क्या दलित जब उसके लिए दलित जवाब दे हैं या सरकार जवाब दे? और सरकार जवाब दे है तो सरकार में कौन जवाब दे? नौकरशाही जवाब दे या राजनीतिक लोग जवाब दे? हम ये कह रहे हैं कि भारत की नौकरशाही, जिसमें 60% से ज्यादा नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन ओबीसी का प्रभुत्व है सारी पोजीशन पे, जो भारत की नीति नियंता है, चूंकि उनको अपनी सीटें खोने का डर है, वो अपनी आबादी से ज्यादा भारत सरकार के पदों पर, राज्य सरकार के पदों पर काबिज हैं। आज दलित ये सवाल उठा रहे हैं। अगर त्रिपाठी जी को बहुत ही हमारे दलितों से प्रेम है तो वो कहे ना कि हम जो है 60% से अपना हिस्सा कम करके, सामान्य वर्ग का हिस्सा कम करके 15% कर देंगे, 20% कर देंगे, दे दीजिए सबको इस तरह। हमका हमारा मानना यह है कि इस देश में न्याय ये है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? दीजिए ना, आप दिल तो बड़ा कीजिए। और दूसरा कि दलितों के मामले में तय तो दलित ही करेंगे। वो वक्त चला गया कि सवर्ण तय करेगा और दलित मानेगा, सवर्ण तय करेगा दलित नहीं मानेगा, दलित तय करेगा दलित मानेगा। लेकिन अशोक जी, जो बात जीतन राम मांझी कह रहे थे, आप जानते हैं कि महादलित कम्युनिटी से आते हैं, मुसहर कम्युनिटी से आते हैं, बिहार के सबसे पिछड़े वर्ग में से आते हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनका ये कहना है, कम से कम वो तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा जो कि राजस्थान बीजेपी के नेता भी हैं, उनको भी मैं सुन रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि जो वर्ग जिनको मिल चुका है पिछले 75 वर्षों में, उनके बाद अब दूसरों की बारी भी है, उन्हें भी मिलना चाहिए। तो ये बहस कहाँ से कहाँ जा रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर उनको मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये तो जीतन राम मांझी जी की सरकार जिम्मेदार है ना, कि अगर छोटे जो लोगों को नहीं मिल रहा है तो कौन सी सरकार जिम्मेदार है? जीतन राम मांझी की सरकार जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार है, ये सरकारें जिम्मेदार है ना। हम जिम्मेदारी सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय हम कमजोर दलित जातियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कहां का न्याय है? ये कहां का सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोर दलित जातियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हर्षवर्धन जी, आपके जवाब देना। ये नहीं, जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा, जो सॉरी अखिलेश जी, एक सेकंड, जी हाँ, अपनी बात पूरी कर लें। हाँ। जो जीतन राम मांझी जी ने कहा, मैंने उनको पूरा सुना। जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर कमजोर दलित जातियों को नहीं मिल रहा है तो उसकी जवाबदेही दलित जातियों की है। ये सरकार की ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही नहीं है, नेताओं की जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल, ये प्रश्न हर्षवर्धन जी उठता है कि मान लीजिए अगर 70 साल में एक ऐसा बड़ा तबका है एससी वर्ग में, एसटी वर्ग में, जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, जो कि बात सब कह भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, तो क्यों नहीं मिल पाया? इसका कारण क्या है? ये भी तो कहीं ना कहीं इस पे इसका विश्लेषण भी तो करना होगा। बिल्कुल करना चाहिए, मैं मानता हूं इसका विश्लेषण, इसीलिए हम कह रहे हैं। मुझे ध्यान में है, 10-15 साल से तो अशोक जी को सुन ही रहा हूं, पहली बार इनका आत्मविश्वास हिला दिख रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी बात की वकालत करें। किसने कहा? मेरे शब्द में एक जगह भी कहीं हो कि मैंने कहा हो कि दलित जिम्मेदार है? अरे भाई, सरकार ही जिम्मेदार होती है। 75 वर्षों में अगर आप आरक्षण से देश के हर व्यक्ति को मुख्यधारा में नहीं ला पाए तो ये सरकार का दोष है। और उस आरक्षण को आपको देखना चाहिए कि कैसे आप ठीक करेंगे। जिसके लिए आरक्षण बना है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और जब हम कहते हैं कि किसकी जवाबदेही तय होगी, जवाबदेही सरकार को तय करनी थी, बहुत पहले तय करनी थी। सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, इसीलिए तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। और ये बात उसी दलित समाज में बड़े वर्ग को पता है, जो ज्यादा जिसका हिस्सा होगा वो ले लेगा। ये अब नहीं चलेगा। और ये नारा ही अपने आप में, ये राजनीतिक नारा हो सकता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि देश में जहां जिसकी संख्या भारी होगी सिर्फ वो चलाएगा। ये तो आप एक तरफ कहते हैं कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए,
जब बात होती है कि भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है तब आप खड़े हो जाते हैं, दूसरा नारा लगाते हैं। सर, एक ही तरह का सिद्धांत चलेगा, और वो सिद्धांत क्या है? जो वंचित शोषित है उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाना। उसके अलावा आपको देश को मेरिट के आधार पर आगे ले जाना पड़ेगा, कंपिटिटिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी और को हिस्सा मिलेगा तो आप मुझे बताइए कि क्या एससी एसटी के अलावा किसी और को इसमें से मिल सकता है? आप इसको स्पष्टता से बताइए। आप अभी बताइए, क्या किसी और को इसमें से मिल सकता है? क्या ऐसा संभव है इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद? नहीं, इसमें तो संविधान साफ तौर पर कहता है कि ये जो आरक्षण है हर्षवर्धन जी, उसमें जो किसी तरह की छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है, तो शुरू से चली हुई बात आ रही है। लेकिन अशोक जी, जो बात हर्षवर्धन जी उठा रहे हैं कि ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, इसमें जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं डालने का सवाल नहीं है। संक्षेप में अगर आप इसका जवाब देना चाहें, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है अशोक जी। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं हाथ पकड़ के ऊपर लाना। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने आप बढ़ना चाहते हैं, हमें किसी के हाथ की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे को किसी के द्वारा की जा रही के ऊपर लाना है। अरे यार, एक मिनट में आपको रोकूंगा अशोक जी। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, मुझे बताया जा रहा है। सुधींद्र जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी टिप्पणी आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था इसके ऊपर। जी, आज जब भारत बंद हुआ है तो देश ने देखा है कि दलित, शोषित, वंचित लोग सड़कों पर उतरे हैं, और जैसा आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, तमाम जगह से लोग उतरे हैं। मेरे पास तमाम सोशल मीडिया के क्लिप्स भी आए हैं पूरे देश से, जहां पर वो सड़कों पर उतरे हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने जब ये संविधान में प्रावधान बनाया तो दलित, शोषित, वंचित लोगों को, खास तौर से इसमें दलित, एससी एसटी समाज के लोगों को ये आरक्षण दिया गया, और उसमें ये स्पष्ट था क्योंकि इनका हजारों वर्ष का जो अस्पृश्यता से लेके तमाम और तरह के अन्याय रहे हैं, उसलिए इनके लिए ये विशेष प्रावधान बनाया गया था। और अब उसमें वर्गीकरण करना, उसमें तमाम तरह के और नए नए प्रावधान बनाना, ये अनुचित होगा, उसके साथ छेड़छाड़ होगी। जैसा कि अभी ये मैं एक विशेषज्ञ के तौर पे भी कह रहा हूं कि बहन मायावती जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की। उस मुलाकात में भी इस बात को रखा। राष्ट्रपति जी भी, महामहिम राष्ट्रपति जी भी इस बात से मैं समझता हूं संतुष्ट रही। तो जब पूरा देश और दलित, शोषित लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने उस हक के लिए, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस बात पर ध्यान भी देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अब नए सिरे से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि उनको पुरानी जो भावना बाबा साहब की है उसी को मानना चाहिए और उसी पर देश को चलना चाहिए। शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, माफ़ी चाहता हूं समय की थोड़ी कमी है। अशोक जी, आपका भी धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में जेएमएम छोड़ने वाले चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पिछले कुछ दिनों से कयास चल रहा था कि वो कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद बीजेपी नेताओं से मिलने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जिन विधायकों से उन्हें उम्मीद थी उनका साथ उन्हें नहीं मिला। लेकिन वो जितना आगे बढ़ चुके थे उसके बाद वापसी संभव नहीं रह गई थी, इसीलिए अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया है। जाहिर है बीजेपी को भी ये रास आएगा, उसके लिए ये कोल्हान क्षेत्र में जेएमएम के वोट काटने का काम कर सकते हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से उनका तालमेल बाद में भी हो सकता है। जो रखा था संन्यास, और नहीं तो संगठन, नहीं तो दोस्त, है ना। संन्यास नहीं लेंगे राजनीतिक से। किंतु हम हटा ले क्या हम हटा ले, काम छोड़ दें। जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन अभी हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद अब पदयात्रा कर रहे हैं। वो दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आज उनकी पदयात्रा दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा पहुंची। इससे पहले कल वो गोंडा विधानसभा क्षेत्र गए थे।
सिसोदिया 16 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा अभियान चला रहे हैं। मनीष सिसोदिया की पदयात्रा दिल्ली की सभी विधानसभाओं में होगी और आगामी चुनाव तक चलती रहेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी बीच बीच में पदयात्रा का आकलन भी करेगी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।